Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 2020 कक्षा 12 में रासायन विज्ञान के अंतर्गत हमारा पाठ चल रहा है रासायनिक बलगति और इसमें हम पढ़ रहे हैं द्विअणु क्रियाएं तक हम पढ़ चुके थे। अब पढ़ना है हमको त्रिअणु क्रियाएं। तो त्रिअणु क्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें क्या होता है, विकारक के तीन अणु अभिक्रिया को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, या यूं कहें कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें विकारक के तीन अणु भाग लेते हैं क्या कहलाती हैं? त्रिअणु अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के तीन अणु भाग लेते हैं त्रिअणु अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बहुत इजी है त्रिअणु अभिक्रियाएं। त्रिअणु अभिक्रियाओं में समझिए, त्रि का मतलब तीन होता है, अणु का मतलब अणु। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के तीन अणु भाग लेंगे क्या कहलाएंगी? त्रिअणु अभिक्रियाएं कहलाएंगी। जैसे यदि हम कहें ये लीजिए 2CO प्लस O2 2CO2, उदाहरण में यदि हम इस अभिक्रिया की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड के दो अणु भाग ले रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक अणु भाग ले रहा है और ये मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड के दो अणु बना रहे हैं। लेकिन हमारा मतलब सिर्फ कहां से? अभिकारक से। वो क्या है? उत्पाद है। अभिकारक में ये कार्बन मोनोऑक्साइड के दो अणु हैं और इसके एक अणु है, तो कुल मिलाकर अभिक्रिया की आवृत्ति कितनी हो गई? 3। अगला फिर वही प्रोसेस 2NO2। तो ये अब इसमें भी क्या है, इसके अभिकारक के इसमें दो अणु है और इसका क्या है? एक अणु है। तो ये भी इसके दो और इसका एक, क्या हो गया? 3। तो ये क्या है? त्रिअणु अभिक्रिया। दोनों किसके उदाहरण है? त्रिअणु अभिक्रिया के उदाहरण है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के कितने अणु भाग लेते हैं? 3 अणु भाग लेते हैं, क्या कहलाती है? त्रिअणु अभिक्रियाएं कहलाती है। लिख लीजिए इसे। अब यही डाल दीजिए अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि में परिभाषा लिख लीजिए पहले। अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण परिवर्तन अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। अभिकारक अणुओं की ऐसी संख्या जिनका सांद्रण परिवर्तन क्या कर देता है? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करे। या यूं कहे कि अभिकारकों की वह संख्या जो क्या करे? अभिक्रिया के वेग को क्या करे?
ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक का जो सांद्रण होता है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करे वो क्या कहलाएगी? अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। देखिए अब हम थोड़ा तीव्र गति से पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट करना है हम लोगों को, और इस 15-20 मिनट की वीडियो में उतना हो नहीं पाता। थोड़ा रफ्तार आप लोग भी मेंटेन किए रहिए। इससे इसकी परिभाषा क्या होगी? अभिकारक अणुओं की ऐसी संख्या जिनका सांद्रण क्या कर देता है, जिसका सांद्रण परिवर्तन अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेगा, अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। सांद्रण किस प्रकार से वेग को प्रभावित करेगा इसमें हम डिटेल से पढ़ाएंगे। अभिक्रिया की कोटि में अभिक्रिया की कई प्रकार की कोटि होती है, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि। तो आप यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, इसको लिख लीजिए, आगे हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं, प्रथम कोटि की, तृतीय कोटि की। इसमें अभिक्रिया की प्रथम कोटि से कई प्रकार के प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछता है, पिछले कई वर्षों से लगातार पूछ रहा है अभिक्रिया की प्रथम कोटि से। इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए, मान लीजिए कोई समान जनरल एक रिएक्शन लेते हैं, उसमें अभिक्रिया की कोटि को समझने का प्रयास करते हैं। निम्न से कोई एक सामान्य अभिक्रिया लेते हैं। देखिए जैसे हम ये ले रहे हैं, एक एन अणु, बी के एम अणु, और इधर प्रोडक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि अभिक्रिया में कोटि के निर्धारण में सिर्फ अभिकारकों का ही जो है सांद्रण जो परिवर्तन होता है वही लिया जाएगा, उत्पाद से कोई मतलब नहीं है अभिक्रिया की कोटि में। तो देखिए सांद्रण परिवर्तन की यहाँ तक बात आ गई, वेग की बात आ गई। तो इस अभिक्रिया के यदि हम अभिक्रिया की वेग की बात करें, अभिक्रिया का वेग क्या होगा? dx बटे dt बराबर क्या होगा? समानुपाती होगा a की पावर। देखिए हम आपको बताए थे पिछली कक्षा में जब पढ़ाया गया है, तो हम बताए थे कि जो यहाँ पे उपस्थित हो अकॉर्डिंग टू स्टाइकोमेट्रिक जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका ध्यान देना, हम तो यहाँ पे किए दे रहे हैं। मान लीजिए हम ये n आ गया यहाँ पे, ये यहाँ पे m आ गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कंडीशन में ये लगे। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो भी सकता है, हो सकता है ऐसा ना हो। तो जरूरी नहीं है इनके आगे जो लगे हो वो यहाँ पर भी उपस्थित हो, इस चीज का ध्यान देना है। तो जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा। अब देखिए जहां पे के क्या है आपका, के आप जानते हैं वेग स्थिरांक, दर स्थिरांक, विशिष्ट दर स्थिरांक, इस के को कहते हैं। पिछली कक्षाओं में भी आपको बताया जा चुका है। तो के बारे में आप जानते हैं। अब यहाँ पे कोटि, जैसे किसी भी अभिक्रिया का वेग दिया है तो वहां से कोटि कैसे डिसाइड करेंगे, वो ऐसे डिसाइड करेंगे। ये जो दिया रहता है किसी अभिक्रिया का जो वेग दिया रहता है, यहाँ से हम कोटि बराबर क्या होता है n प्लस, यहाँ से हम कोटि का क्या करेंगे निर्धारण आसानी से कर लेंगे। तो कोटि बराबर क्या होगी, यदि अभिक्रिया का वेग ऐसे दिया हो तो कोटि बराबर क्या होगी स्मॉल n प्लस स्मॉल m। एक चीज और ध्यान देना है कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो प्रयोगों द्वारा निर्धारित होती है, जबकि आणविकता को हम सामने से देख के बता सकते हैं कि अभिक्रिया की आणविकता इतनी है, लेकिन किसी भी अभिक्रिया को देख करके ये नहीं बता सकते कि इस अभिक्रिया की कोटि इतनी है, क्योंकि जो अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो प्रायोगिक मान होता है, और जो आणविकता है वो कैसा मान होता है, एक सैद्धांतिक मान होता है, उसे हम देख के आसानी से बता सकते हैं।
ऐसे यदि हम बात करें, पहले से लिख लीजिए उसके बाद आगे बताते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए जी, हम इसी अभिक्रिया के लिए बात करें तो कोटि बराबर हो, क्या निकाल रहे हैं हम, स्मॉल एन प्लस स्मॉल एम। यदि हम कहें स्मॉल एन प्लस स्मॉल एम बराबर शून्य, तो अभिक्रिया किस कोटि की होगी, शून्य कोटि की होगी। तो अभिक्रिया शून्य कोटि की होगी। यदि हम बात करें एन प्लस एम बराबर 1, तो अभिक्रिया प्रथम कोटि की होगी। यदि एन प्लस एम बराबर शून्य होगा तो अभिक्रिया शून्य कोटि की होगी, एन प्लस एम बराबर 1 होगा तो अभिक्रिया क्या होगी, प्रथम कोटि की होगी। 2, तो अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होगी। यदि एन प्लस एम बराबर क्या हो गया, 3, तो अभिक्रिया तृतीय कोटि की होगी। ये आप यहां से स्पष्ट हो गए कि यदि एन प्लस एम बराबर शून्य दिया है किसी भी अभिक्रिया के लिए, तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, शून्य। 1 दिया होगा तो कोटि हो जाएगी 1 कोटि हो जाएगी, 2 दिया होगा तो कोटि 2 हो जाएगी, 3 दिया होगा तो कोटि क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसे नोट कर लीजिए। देखिए जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, शून्य हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है। जो अभिक्रिया की आणविकता होती है वो क्या होती है, आणविकता जो बताए थे आपको पिछली कक्षा में, जो आपको आणविकता पढ़ाया उसमें बताए थे कि अभिक्रिया की आणविकता सदैव पूर्णांक होती है। लेकिन जो कोटि की बात होगी, जब अभिक्रिया की कोटि की बात करें तो अभिक्रिया की कोटि धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है और भिन्नात्मक भी हो सकती है। ये चीजें हो सकती हैं। और एक बात और है कि अभिक्रिया की कोटि का मान हम 3 तक बताए हैं, तो ये इसलिए है क्योंकि अभिक्रिया की कोटि का मान 3 से जो ज्यादा होता है, 3 से ज्यादा जनरली होता नहीं है, बहुत ही कम अभिक्रियाएं में क्या होता है, कोटि जो होती है 3 से अधिक होती है। तो यहाँ तक हम आपको 3 तक बताए हैं। अधिकांश अभिक्रियाओं में क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि 3 तक होती है, उससे जो है ज्यादा बहुत ही कम परिस्थितियों में हो सकती है, बहुत ही कम परिस्थितियों में होती भी है, बहुत कम अभिक्रियाओं में। इसलिए हम क्या बताए हैं, अभिक्रिया की कोटि से 3 तक आपको बताए हैं और तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं तक हम डिटेल में भी आपके इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ये हो गया, इतना हो गया। अब इसमें जो हम चीजें आपको बताए हैं कि अभिक्रिया की कोटि धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है और शून्यात्मक हो सकती है। इसे आप लिख लेना। और यह 3 से जो ज्यादा, ये बहुत ही कम कंडीशंस में होती है और ये किस पर डिपेंड करती है, प्रयोग को द्वारा निर्धारित करती है। नहीं तो लिख लीजिए आप इसे, तो हम आगे लिखवा देते हैं। चलिए हम लिखवा देते हैं नोट में, ध्यान दीजिएगा। नहीं तो आप पूछे कि सर अभिक्रिया की कोटि सिर्फ आप 3 तक लिखा है, इसके आगे नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम अभिक्रियाओं में। नोट में लिखा दे रहा है, अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की कोटि
धनात्मक ऋणात्मक शून्य पूर्णांक भिन्नात्मक कुछ भी हो सकती है। मतलब जो अभिक्रिया की कोटि में चाहे धनात्मक है, ऋणात्मक हो, शून्य हो, पूर्णांक हो, भिन्नात्मक कुछ भी हो सकती है। जो कोटि एक जो होता है प्रायोगिक मान होता है या प्रयोगात्मक दशाओं पर निर्भर करती है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है? धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, शून्य हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है, और यह क्या है? प्रायोगिक मान है। और इसमें आप एक लाइन नीचे जोड़ दीजिएगा कि अभिक्रिया की कोटि का जो मान जो 3 होता है, 3 से जो अधिक होता है बहुत ही कम क्रियाओं में होता है। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर, और कुछ जो है अभिक्रिया के वित्त संबंधित प्रश्न, जिनमें क्या निकालेंगे? अभिक्रिया की कोटि निकालेंगे।